Hello students, welcome to our current affairs session. In today's class, we will discuss some important current affairs of 13, 14th and 15 July 2024. तो आज हम 13, 14 और 15 जुलाई 2024 की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो इन टूडेज सेशन, आज के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखेंगे। मींस कोई भी इंटरनेशनल न्यूज अगर बन रही है, लाइक किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई अपॉइंटमेंट न्यूज है, सो वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ ली जाती है। इंटरनेशनल कोई कमेटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, कोई एमओयू साइन किया है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी हमारी न्यूज बनेंगी वो हम इंटरनेशनल समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में कवर करेंगे। देन वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट नेशनल न्यूज। हम कुछ राष्ट्रीय समाचार देखेंगे, कुछ राष्ट्रीय मुद्दे देखेंगे, लाइक यूनियन कैबिनेट ने अगर कुछ इनिशिएटिव लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कुछ स्टार्ट किया है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज होगी तो वो हम डिस्कस करेंगे। देन अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ने कोई स्टेट स्कीम स्टार्ट की है, स्टेट गवर्नमेंट ने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई एमओयू साइन किया है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज बनती है तो वो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। देन सम इम्पोर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज, बैंक और वित्त समाचार हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रक्षा समाचार, डिफेंस न्यूज हम डिस्कस करेंगे। सम इम्पोर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो भी न्यूज बन रही है वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज हम डिस्कस करेंगे, कुछ खेल समाचार देखेंगे, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड कुछ न्यूज, सम इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, अगर रिसेंटली किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है या रेजिग्नेशन से रिलेटेड किसी भी पोस्ट पर, तो वो हम डील करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकती हैं। रिसेंटली सबमिट्स, चाहे वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या स्टेट लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस हो, वो देखेंगे और उसके साथ साथ कुछ सम्मेलन देखेंगे। इंपॉर्टेंट ऑब्चरीज न्यूज एंड अवार्ड्स एंड रिकग्निशन से रिलेटेड हम कुछ समाचार डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट समरी ऑफ टूडेज लेक्चर की आज के लेक्चर में हमने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर की है। क्लियर? सो ये आज के लेक्चर्स में हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं जिसे हम कवर करेंगे। 13, 14 एंड 15 जुलाई 2024 के कंबाइन करंट अफेयर्स होंगे और ये करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। So the images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रशिया और ऑस्ट्रिया की विजिट की है, तो वहां से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है। अगर गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय या कोई बेसिकली प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, बेसिकली अगर कोई प्रेसिडेंट या कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी अगर विदेशी दौरे पे जाती है तो कोई ना कोई एग्रीमेंट साइन होता है, तो उसी से रिलेटेड हमारी ये न्यूज बन रही है। क्लियर? सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 से 9 जुलाई 2024 तक रूस का दौरा किया ताकि मॉस्को में 22वें भारतीय रूस वार्षिक सम्मेलन में भाग ले सकें। शिखर सम्मेलन जिसकी सह अध्यक्षता पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की, ने रक्षा सहयोग, ऊर्जा साझेदारी और निवेश अवसरों पर भी ध्यान केंद्रित किया। तो ये जो मीटिंग हुई थी, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, बेसिकली इसका पर्पस क्या था कि ताकि डिफेंस में हम कोऑपरेट कर सकें एक दूसरे के साथ, एनर्जी से रिलेटेड पार्टनरशिप कर सकें और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एक दूसरे की कंट्री के साथ बढ़ा सकें। तो उसके लिए ट्रेड, एनर्जी, डिफेंस एंड कल्चर एक्सचेंज के लिए नो एग्रीमेंट इंडिया और रशिया के बीच में साइन किए गए हैं। क्लियर? रूस की यात्रा के बाद पीएम मोदी ने 9 से 10 जुलाई 2024 तक ऑस्ट्रिया का दौरा किया, जो 41 वर्षों में किसी भारतीय पीएम की ऑस्ट्रिया की पहली बेसिकली यात्रा थी, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को, यानी जो बायलेटरल रिलेशन थे उनको क्या करना है, डेवलप करना है। डन?
तो पहली न्यूज समझ आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे से ये न्यूज निकल के आ रही है। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो अ इंटरनेशनल बेसिकली न्यूज। सो अभी बांग्लादेश CSC विच इज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप है, उसका 5वां फुल टाइम मेंबर बन गया है। तो ज्वाइनिंग इंपॉर्टेंट बेसिकली रिलेटेड न्यूज है। सो अभी हुआ क्या है, बांग्लादेश आधिकारिक रूप से कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का एक समुद्री सुरक्षा समूह है, उसका 5वां पूर्ण सदस्य बांग्लादेश बन गया है। क्लियर। घोषणा 10 जुलाई 2024 को मॉरिशस में हुई, जो मॉरिशस में वर्चुअल बैठक हुई थी CSC की 8वीं, उसके दौरान ये डिसीजन लिया गया। भारत का प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से इस बैठक का पंकज कुमार, जो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, उनके द्वारा किया गया। डन। CSC सदस्य राष्ट्रों ने सहमति व्यक्त की तथा 7वीं राष्ट्रीय सलाहकार सलाह स्तर की बैठक 2025 में भारत में आयोजित की जाएगी। तो यहाँ से क्या पॉइंट्स बने, सबसे पहले तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की जो बैठक है वो कहाँ पर कंडक्ट की गई है, मॉरिशस में कंडक्ट की गई है 2024 में। ये 8वीं डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी मीटिंग थी। इसके लिए अगर हम बात करें तो जो 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी मीटिंग है वो कहाँ पर कंडक्ट की जाएगी 2025 में, भारत में। और बांग्लादेश ने अभी CSC को ज्वाइन कर लिया और वो 5वां फुल मेंबर कंट्री बन गया है CSC का। डन। नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज। तो अभी यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है 2024 की बेसिकली। तो एक रिपोर्ट से रिलेटेड है इंटरनेशनल लेवल पे। तो यूनेस्को की रिपोर्ट है जिसमें यूनेस्को ने बताया कि जो भारत की जनसंख्या है वो 2060 के शुरुआती दशक में लगभग 1.7 अरब पर पहुंच जाएगी। उसके बाद अपनी चरम सीमा पर पहुंचने के बाद जनसंख्या में 12% की कमी आने की उम्मीद है। तो 21वीं सदी के दौरान गिरावट के बावजूद भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। रिपोर्ट में दीर्घकालीन जनसांख्यिक रुझानों और उनके भारत पर प्रभावों को भी उजागर किया जाएगा। तो बेसिकली सिंपली क्या है कि UN की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत 2060 तक 1.7 अरब बेसिकली जो पॉपुलेशन है उसको कंप्लीट कर लेगा और उसके बाद 12% की कमी आएगी। डन। नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज। तो इंटरनेशनल न्यूज हमने देखी है, अगली हमारी क्या है, नेशनल न्यूज है। सो महाराष्ट्र सरकार ने लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना की शुरुआत की है। सो बेसिकली है क्या, महाराष्ट्र सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। तो जो व्यूमेन्स हैं उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो महिलाओं के बीच आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के लिए जो आवेदन है वो 31/2024 तक खुले रहेंगे। इसमें दोनों, चाहे विवाहित महिला हो चाहे अविवाहित महिलाएं हों, यानी मैरिड और अनमैरिड दोनों महिलाओं को बेसिकली बेनिफिट मिलेगा, जिसकी पात्रता मापदंड में आयु, बैंक खाता और पारिवारिक आय शामिल होगी। तो क्राइटेरिया इंक्लूडिंग एज, बैंक अकाउंट एंड फैमिली इनकम के बेसिस पे उन्हें क्या दिया जाएगा, ये फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाएगा। क्लियर। तो स्कीम है, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना, जिसका पर्पस क्या है, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना। किस सरकार ने स्टार्ट की है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। महिलाओं को 1500 रुपए महीना दिया जाएगा इसके अंदर। डन। नेक्स्ट इज ऑल्सो नेशनल न्यूज। तो नीति आयोग ने अभी क्या किया है, नीति आयोग, पहले तो नीति आयोग समझ लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के बाद भारत में स्टैब्लिश किया गया था, जिसका पर्पस था बेसिकली भारत में ओवरऑल डेवलपमेंट या विकास करना भारत के अंदर। तो नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर एक इंडेक्स जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि भारत का जो स्कोर है वो 71 तक सुधरा है, जो प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति को दर्शाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिनका लक्ष्य 2030 तक सभी कंट्रीज को पूरा करना है, ये यूनाइटेड नेशन की तरफ 17 गोल 17 लक्ष्य दिए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। क्लियर।
सो भारत ने अभी नीति आयोग के अकॉर्डिंग भारत ने अभी इसमें क्या किया है, सुधार किया है। उसके साथ साथ गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास, जलवायु कार्रवाई और जैव विविधता संरक्षण में भी भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। यह सूचकांक सतत विकास में राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय उपलब्धियों को भी उजागर करता है। क्लियर? तो नीति आयोग की रिपोर्ट आपको याद रखनी है, जिसमें नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया है 2023-24 के लिए। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ नेशनल न्यूज। गवर्नमेंट टू लॉन्च एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस, एग्री श्योर। तो नेशनल गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया है अभी, बेसिकली एग्री श्योर, एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। तो जो भारत में स्टार्टअप्स हैं और जो ग्रामीण उद्योग हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए लोन की व्यवस्था स्टार्ट की है, जिसके लिए सरकार ने 750 करोड़ रुपए का श्रेणी सेकंड वैकल्पिक निवेश कोष स्थापित किया है। उसके साथ साथ जो इनिशिएटिव है वो टारगेट करेगा हाई रिस्क हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज इन द एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में। क्लियर? नेक्स्ट इज सेंट्रल एम्प्लॉय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आप सबको पता है जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। तो अभी केंद्र ने जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल को और ज्यादा सशक्त किया है और ज्यादा एम्पावर किया है। सो देखो, भारत में फेडरल सिस्टम चलता है। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है? सेंटर और स्टेट्स में पावर का डिवीजन होता है। सेंटर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी होगी वो हेड पावर होगी गवर्नर, और उसके लिए काम करेंगे चीफ मिनिस्टर। सॉरी, स्टेट के अंदर। सेंटर के अंदर अगर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट होंगे और उसके लिए काम करेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो एक हिरार्की होती है। सेम ऐसी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, कोई ऐसा छोटा डिस्प्यूटेड एरिया जिसे हम स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो उसे डायरेक्ट सेंटर के अंदर डाल दिया जाता है, जिसे प्रेसिडेंट डील करते हैं। बट जैसे स्टेट्स में गवर्नर होते हैं, ऐसी सेंटर्स में होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल। तो ये उसी से रिलेटेड न्यूज है कि जो जम्मू कश्मीर है वहां पर उपराज्यपाल की जो शक्तियां उन्हें और ज्यादा पावरफुल किया गया है। तो केंद्र ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन किया ताकि जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया जा सके। संशोधित नियम राजपत्र में प्रकाशन के तुरंत बाद प्रभावी हो जाते हैं। एलजी की शक्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है, विशेष रूप से अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों विच इज ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर, पुलिस और न्यायिक नियुक्तियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित मामलों में। इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और ज्यादा सरल बनाना है। डन? ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट इज अ स्टेट न्यूज। सेकेंड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन बिगेन ऑन वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इन बिहार। तो आप सबको पता है बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल बनने जा रहा है। ये बिहार के पूर्वी यानी ईस्टर्न चंपारण एरिया में स्टैब्लिश किया गया है। तो अभी इसका जो सेकेंड फेज है उसकी अभी शुरुआत हुई है, निर्माण की शुरुआत हुई है। तो विराट रामायण मंदिर का उद्देश्य हाल ही में अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के आकार को पार करना है। मंदिर एशिया भर के विभिन्न वास्तुकार चमत्कारों से प्रेरणा लेता है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना एक भव्य संरचना होने का वादा करती है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इन बिहार, तो उसका सेकेंड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ स्टेट न्यूज। सो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की है जिसका नाम क्या है? आईटी सक्षम युवा स्कीम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है, डायरेक्ट पूछ ली जाएगी। आईटी सक्षम युवा स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है? तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है? इसको स्टार्ट किया गया है बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। जिसका पर्पस क्या है? जिसका पर्पस है कि 60,000 युवाओं को रोजगार प्रदान करना। तो अलग अलग फेजेस में अलग अलग युवाओं को पहले स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी। जो ग्रेजुएट हैं, जो आईटी बैकग्राउंड से हैं, उन्हें शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के अंदर। तो इसको हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने 2024-25 के बजट के अंदर मिशन 60,000 के अंदर लॉन्च किया था। तो पहले आईटी सक्षम योजना, जिसका पर्पस क्या है? 60,000 युवाओं को रोजगार देना। अब इसका पहला चरण स्टार्ट कर दिया हरियाणा गवर्नमेंट ने, जिसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने 5,000 नौकरी प्रदान करने के लिए आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दे दी है। क्लियर? तो कंप्लीट मैंने योजना समझाई है। हरियाणा कैबिनेट ने आईटी सक्षम योजना 2024 को मंजूरी दी है। योजना का उद्देश्य पहले चरण में कितना रोजगार बेसिकली देना है? तो 5,000 युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। यह 2024-25 के बजट मिशन 60,000 के साथ मेल खाती है, जिसका लक्ष्य है
परिवार के 60,000 युवाओं को या गरीब परिवार के 60,000 युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। आईटी पृष्ठभूमि से स्नातक और स्नातकोत्तर अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में भाग लेंगे और मासिक वजीफा भी प्राप्त करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज ईस्ट इंडिया फर्स्ट डिसेबल वर्सिटी एट रांची झारखंड। तो पहला विकलांग विश्वविद्यालय, तो ईस्ट इंडिया का जो पूर्वी भारत है उसका पहला विकलांग विश्वविद्यालय कहां पर एस्टेब्लिश किया जाएगा? झारखंड के रांची में बनाने की योजना चल रही है। तो झारखंड रांची सरकार ने पूर्व भारत के पहले शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय खोजने की योजना बनाई है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय विकलांग छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंपई सोरेन ने अधिकारियों को विश्वविद्यालय के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने का भी निर्देश दिया है। इस पहल का उद्देश्य शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षा प्रदान करना है। तो फर्स्ट डिसेबिलिटी बेसिकली यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश इन रांची झारखंड। डन। नेक्स्ट इज सीएम आदित्यनाथ इनोग्रेट उत्तर प्रदेश मैंगो फेस्टिवल। तो मैंगो की प्रजातियों को बढ़ाने के लिए बेसिकली यूपी जाना जाता है मैंगो के प्रोडक्शन के लिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। राज्य जापान और मलेशिया को 40 टन आम बेसिकली निर्यात करेगा। पहली बार लखनऊ के प्रसिद्ध दशहरी आम संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए जाएंगे। त्योहार अवध शिल्पग्राम में आयोजित किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्टेट न्यूज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट आईएनएस टावर इन मुंबई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में आईएनएस, व्हाट इज आईएनएस? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी सेक्रेटेरिएट का में एक टावर एस्टेब्लिश करेंगे इन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी सचिवालय में आईएनएस टावर का उद्घाटन किया। नई सुविधा को मुंबई में समाचार पत्र उद्योग के लिए एक आधुनिक केंद्र की सेवा के रूप में डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य आईएनएस सदस्यों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करना है। अभिषेक समाचार पत्र उद्योग के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है बेसिकली। क्लियर। ओके। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्टेट न्यूज। हमारा संविधान हमारा सम्मान। बेसिकली द सेकेंड रीजनल इवेंट ऑफ हमारा संविधान हमारा सम्मान टू बी हेल्ड इन प्रयागराज यूपी। तो इसका जो दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम है ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम 16 जुलाई 2024 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाला है। यह कार्यक्रम समग्र न्याय तक पहुंचने के लिए अभिनव समाधान डिजाइन करने के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। यह भारतीय संविधान को अपनाने और भारत के गणराज्य बनने की 75वीं वर्षगांठ का स्मरण करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संविधान और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो बेसिकली जो 75 वर्षगांठ पूरी हुई है हमारे भारत के गणराज्य की, रिपब्लिक इंडिया की, 26 नवंबर 1949 को संविधान अडॉप्ट किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को बेसिकली इम्पोज किया गया। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और इसके सिग्निफिकेंस, इसके उपाय, बेसिकली उपयोगों, इसके महत्व को बताने के लिए हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रयागराज यूपी में आयोजित किया गया। क्लियर। नेक्स्ट इज सीएम मानिक शाह अटेंड खर्ची पूजा सेलिब्रेशन इन अगरतला। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए खर्ची पूजा, तो त्रिपुरा बेसिकली त्रिपुरा का फेस्टिवल है। पहले तो सीधा फेस्टिवल से आपको पता होना चाहिए। जो खर्ची पूजा है कहाँ किस स्टेट का फेस्टिवल है? त्रिपुरा का फेस्टिवल है। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने अगरतला में खर्ची पूजा समारोह में भाग लिया। उन्होंने खर्ची पूजा, इसके 14 देवताओं के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के महत्व पर जोर दिया है। पारंपरिक त्योहार का उद्घाटन 14 जून को पुराने अगरतला के खैरपुर में चतुर्दश देवता मंदिर में किया गया। त्रिपुरा की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का यह कार्यक्रम उजागर करता है। तो खर्ची पूजा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन त्रिपुरा अगरतला। क्लियर।
तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने उन्होंने अगरतला में खर्ची पूजा समारोह में भाग लिया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ स्टेट न्यूज। अभी बिहार से न्यूज आ रही है, बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है और उन्होंने इतिहास रख दिया है। तो बिहार से हैं मानवी मधु कश्यप और दो अन्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति बिहार पुलिस में पहले ट्रांस ह्यूमन सब इंस्पेक्टर बन गए हैं। तो पहली बार है कि बिहार के अंदर क्या हुआ है, कोई ट्रांस ह्यूमन सब इंस्पेक्टर बनाई गई है। कोचिंग केंद्रों में अस्वीकृति और भेदभाव का सामना करने के बावजूद कश्यप ने दृढ़ता दिखाई और बिहार पुलिस अधीनस्थ चयन आयोग की यानी बीपीएससी की परीक्षाएं पास की। उनकी सफलता कानून प्रवर्तन में ट्रांसजेंडर अधिकारियों और प्रतिनिधित्व के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह उपलब्धि बिहार में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक क्षण भी है। तो मानवी मधु कश्यप और अन्य दो ट्रांसजेंडर क्या हुए हैं व्यक्ति बिहार पुलिस में पहले ट्रांस ह्यूमन सब इंस्पेक्टर बन गए हैं। क्लियर। Next news is related to banking and financial news. REC Limited secure green loan worth 200 million USD dollar from Deutsche Bank for Indian project. तो बेसिकली REC लिमिटेड ने भारतीय परियोजनाओं के लिए ड्यूचेक बैंक से 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सुरक्षित ग्रीन लोन प्राप्त किया है। तो REC लिमिटेड ने गांधीनगर गुजरात में गिफ्ट सिटी शाखा के ड्यूचेक बैंक एजी से जापानी येन 31.96 बिलियन यानी 200 अमेरिकी मिलियन डॉलर के बराबर का 5 वर्षीय ग्रीन लोन प्राप्त किया है। यह भारत में सतत विकास के वित्त पोषण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऋण उन परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगा जो कड़े पर्यावरणीय मानकों का पालन करती हैं। तो मतलब बेसिकली ग्रीन एनवायरनमेंट बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए इस लोन का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके साथ साथ इस ऋण का उपयोग उन परियोजनाओं के लिए भी किया जाएगा जो नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देती हैं और पूरे भारत में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करती हैं। REC का लक्ष्य 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण का हिस्सा 10% से बढ़ाकर 30% करना है। तो REC का मेजरली एम क्या है, इंक्रीज द शेयर ऑफ लोन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट फ्रॉम 10% टू 30% बाय 2030। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग न्यूज। तो बेसिकली MOU साइन हुआ है किस किस के बीच में, NIPL विच इज NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, QNB विच इज कतर नेशनल बैंक। तो NIPL और QNB साइन पैक्ट टू लॉन्च QR कोड बेस्ड UPI पेमेंट अक्रॉस कतर। तो कतर में भी अब क्या होगा, QR कोड बेस्ड UPI पेमेंट पूरे कतर में बेसिकली यूज किए जाएंगे। उसके लिए NIPL और QNB ने एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह सहयोग कतर में भारतीय यात्राओं को लाभान्वित करते हुए QNB के व्यापक व्यापारिक नेटवर्क के माध्यम से UPI भुगतान स्वीकृति को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। उसके साथ साथ भारतीय पर्यटन कतर में विभिन्न स्थानों पर जिनमें खुदरा स्टोर, पर्यटक आकर्षण और होटल शामिल है, भुगतान के लिए UPI का उपयोग कर सकते हैं। कतर में व्यापारी UPI भुगतान अपने से एक तेज और अधिक सुविधाजनक भुगतान अनुभव प्रदान करेगा, जिससे ग्राहक संतुष्टि में सुधार होगा और एक नए व्यापारिक अवसर उत्पन्न होंगे। तो NIPL QNB ने पैक्ट साइन किया है ताकि पूरे कतर में QR कोड बेस्ड UPI पेमेंट को फैलाया जा सके, ताकि जो भारतीय लोग कतर में रह रहे हैं उनके लिए सुविधा हो। Next is also a banking and financial news. तो RBI expanded liberalized remittance scheme which is LRS norm for investment via GIFT IFSC. तो भारतीय रिजर्व बैंक ने गिफ्ट IFSC अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के माध्यम से निवेश के लिए उदार प्रेषण योजना के मानदंडों का विस्तार किया है। तो अधिकृत व्यक्ति अब IFSC अधिनियम 2019 के अनुसार IFSC में वित्तीय सेवाएं या उत्पादों का लाभ उठाने के लिए प्रेषण प्रदान कर सकते हैं। नए मानदंड भारत में निवासियों को गिफ्ट IFSC में एक बैंक खाते में अमेरिकी डॉलर में एक सावधि जमा खोलने की अनुमति देते हैं। भारतीय निवासियों को अब FCA खाते के माध्यम से विदेशों में निवेश करने की अनुमति है, जो प्रतिवर्ष लगभग 250000 USD डॉलर की LRS सीमा के अधीन है। क्लियर। तो लगभग 2.5 लाख USD डॉलर की LRS सीमा के अधीन है।
सो नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज। तो जो पीएनबी बैंक है भारत का, पंजाब नेशनल बैंक है, उसने सेल के साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि वो सेल के जो एम्प्लॉइज हैं उनको कंसेशन रेट्स पर क्या प्रोवाइड कर सके, लोन प्रोवाइड कर सके। सो पंजाब नेशनल बैंक ने ऋण देने के लिए सेल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि सेल के जो कर्मचारी हैं उनको रियायती दरों पर विभिन्न लोन या विभिन्न ऋण प्रदान किए जा सके। जो लोन्स हो गए इनमें होम लोन्स, कार लोन और एजुकेशन लोन शामिल हैं। यह सहयोग सेल कर्मचारियों की वित्तीय भलाई को बढ़ाने और इस्पात क्षेत्र में पीएनबी के ग्राहक आधार का विस्तार करने का लक्ष्य रखता है। पीएनबी के व्यवसाय अधिग्रहण और संबंध प्रबंधन प्रभाग के जीएम सुधार दलाल और सेल के जीजीएम एचआर विक्रम उप्पल द्वारा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। क्लियर? तो पंजाब नेशनल बैंक ने ऋण देने के लिए सेल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। So Greenco Group get NABFID, which is National Bank for Financial Infrastructure and Development Section for RS 62 करोड़ टू प्रीपेड डॉलर बॉन्ड। तो ग्रीन को ग्रुप को डॉलर बॉन्ड्स की पूर्व भुगतान के लिए 6200 करोड़ रुपए की NABFID स्वीकृति मिल गई है। सो निधियों का उपयोग 2025 में परिपक्व होने वाले 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के 2 सेट डॉलर बांडों को पूर्व भुगतान करने के लिए किया जाएगा। ऋण को ग्रीनको के भीतर 25 कंपनियों को शामिल करने वाले सह उत्तरदायी प्रणाली के माध्यम से संरचित किया गया, जिससे स्थानीय स्तर पर क्रेडिट रैंकिंग ए हो गई है। ग्रीनको को 100 से अधिक परियोजनाओं का संचालन करता है। बेसिकली जो ग्रीनको है मुख्य रूप से विशेष प्रयोजक वाहनों के माध्यम से, जिसमें भारत के 15 राज्यों में 7.5 गीगावाट की स्थापित सौर और पवन ऊर्जा क्षमता शामिल है। Then next is Arun Bansal appointed as the MD and CEO of Paytm Payment Bank. तो Paytm Payment Bank के अभी बेसिकली MD CEO अपॉइंट किए गए हैं। किसको अपॉइंट किया गया है? अरुण बंसल को अपॉइंट किया गया है। ये सक्सेस करेंगे, यानी ये किसका स्थान लेंगे? सुरेंद्र चावला का स्थान लेंगे। ये अप्रूवल आरबीआई के थ्रू किया गया बाय जून 2024। तो प्रायर टू दिस, इससे पहले बंसल ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के कार्यकारी निर्देशक के रूप में भी कार्य किया है। क्लियर? नेक्स्ट इज टाटा पावर लॉन्च घर घर सोलर इनिशिएटिव इन यूपी। तो रूफ सोलर को बढ़ावा देने के लिए, सोलर पैनल्स को बढ़ावा देने के लिए टाटा पावर ने यूपी सरकार के साथ मिलकर घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। तो घर घर सोलर, हर घर सोलर पहल ये किसने स्टार्ट की है? टाटा कंपनी ने, या टाटा पावर सोलर, बेसिकली जो टाटा सोलर पावर सिस्टम है उसने स्टार्ट किया है। यह पहल अत्याधुनिक आरटीएस के माध्यम से निवासियों को वित्तीय बचत और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करती है। परिवार 3 किलोवाट तक छत पर सौर स्थापना के लिए अधिकतम 1,08,000 रुपए की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। टीपीएसएसएल ग्राहकों के लिए डाउन टाइम को कम करते हुए पूछताछ के 7 दिनों के भीतर रूफटॉप सोलर मॉड्यूल स्थापना को पूरा करने की गारंटी देता है। क्लियर? तो रूफटॉप सोलर को बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। इन्फ्लेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेट जून 2024। तो मुद्रास्फीति और औद्योगिक उत्पादन डेटा। तो भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जून 2024 में 4 महीने के उच्चतम स्तर 5.08% पर पहुंच गई है। खाद्य पदार्थों की कीमतें, विशेष रूप से सब्जियों में तेज वृद्धि के कारण यह वृद्धि हुई है। यह आरबीआई के 4% लक्ष्य सीमा से ऊपर लगातार 57वां महीना है। विस्तारित लू की स्थिति ने जो स्फीति है उसमें वृद्धि में योगदान दिया है। क्लियर? तो ये रिपोर्ट है मुद्रास्फीति से लेकर। तो इंडियन इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन ग्रोथ हिट 5.9% इन मई 2024। तो जो भारत का औद्योगिक उत्पाद है उसमें मई 2024 में लगभग 5.9% की वृद्धि हुई है। तो भारत का औद्योगिक उत्पाद मई 2024 में वर्ष दर वर्ष 5.9% बढ़ा है। यह वृद्धि 7 महीने में सबसे अधिक है और उम्मीदों से अधिक है। विद्युत उत्पादन और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं से महत्वपूर्ण योगदान आया है। इस अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र ने मजबूत प्रदर्शन भी दिखाया है। क्लियर? तो इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ हिट 5.9% इन मई 2024।
नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो सीपीआई से है नंबर फॉर जून 2024 बेस्ड ऑन द बेस ईयर ऑफ 2012 टू 100। तो संपूर्ण भारत उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक ने जून 2024 में वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति दर 5.8% दिखाई है। ग्रामीण मुद्रास्फीति 5.66% थी, जबकि शहरी मुद्रास्फीति 4.39% थी। आवश्यक उप समूह जैसे अंडे, मसाले, मांस और मछली और दालें और उत्पादों के लिए मुद्रास्फीति मई 2024 की तुलना में कम हो गई है। सामान्य सूचकांक और उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के लिए सीपीआई में भी वृद्धि देखी गई, जिससे ग्रामीण सीएफपीआई 9.15% बढ़ गया है। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस से अभी हमने ये न्यूज डिस्कस की है। पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपॉइंट किया है अरुण बंसल को एज अ न्यू सीईओ ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक। और ये किसकी जगह लेंगे बेसिकली? तो ये पहले आईडीबीआई में, बेसिकली आईडीबीआई बैंक में फॉर्मर एग्जीक्यूटिव थे, अभी उन्होंने वहां से रिटायरमेंट ले लिया है, बेसिकली रेजिग्नेशन दे दिया है, और अभी आरबीआई ने इन्हें पेटीएम पेमेंट बैंक का न्यू एमडी सीईओ अपॉइंट किया है। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो वर्ल्ड बैंक अप्रूव 1.5 बिलियन लोन फॉर लो कार्बन एनर्जी सेक्टर। तो जो निम्न कार्बन एनर्जी सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के बोर्ड ने भारत को निम्न कार्बन ऊर्जा के विकास में तेजी लाने के लिए दूसरे ऑपरेशन के लिए 1.5 बिलियन की वित्त पोषण को मंजूरी दी है। इस अभियान का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन के लिए एक जीवंत बाजार के विकास को बढ़ावा देना है। ये नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना जारी रखेगा और निम्न कार्बन ऊर्जा निवेश के लिए वित्त को प्रोत्साहित करेगा। यह पहल भारत के सतत ऊर्जा भविष्य की ओर संक्रमण के प्रयास का भी हिस्सा है। क्लियर? Next is also a banking and financial news. Jio Financial Service get RBI note to become core investment company. तो जो जियो फाइनेंशियल कंपनी है अभी उससे आरबीआई से मंजूरी मिल गई है और वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर सकती है, किस चीज की बनने की मंजूरी मिली है? सीआईसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो इस घोषणा के बाद कंपनी के शेयर ने एनएसई पर 2% से अधिक की वृद्धि देखी गई। कंपनी की निवेश क्षमताओं को बढ़ाने की भी उम्मीद है। यह कदम वित्तीय क्षेत्र में जियो की रणनीतिक विकास योजना के अनुरूप है। सो नाउ जियो फाइनेंशियल कंपनी गेट परमिशन फ्रॉम आरबीआई टू बिकम कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। क्लियर? नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। तो डीआरडीओ ने क्या किया है, अभी 7 न्यू प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं। तो डीआरडीओ ने प्रौद्योगिकी विकास नीति योजना के तहत निजी संस्थानों को 7 नए परियोजनाओं की मंजूरी दी है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना के तहत निजी संस्थानों के लिए 7 नए परियोजनाओं की मंजूरी दी है। यह परियोजनाएं सशस्त्र बलों और एरोस्पेस एवं रक्षा क्षेत्रों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखती हैं। इस पहल को भारत की सैन्य औद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने और भारत सरकार की आत्मनिर्भरता पहल का समर्थन करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। परियोजनाओं में सिमुलेशन टूल किट्स, मानव रहित हवाई वाहन, बर्फ का पता लगाने वाले सेंसर्स और स्मार्ट ई टेक्सटाइल जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। तो डीआरडीओ ने प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत निजी संस्थानों को 7 नए परियोजनाओं की कंप्लीट मंजूरी दी। नेक्स्ट इज ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो आईसीएआई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोलैब टू डेवलप एन एआई ऑडिट टूल फॉर कॉर्पोरेट इंडिया। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करके एक टूल डेवलप किया है ताकि जो ऑडिट प्रोसेस है उसको और ज्यादा इजी किया जा सके, फ्रॉड को डिटेक्ट किया जा सके और जो बिजनेस ऑपरेशंस है उनको क्या किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके। आईसीआई ने एआई उपकरणों के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए और बजट को 100 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की भी योजना बनाई है। एआई संचालित जीपीटी टूल को 9 लाख से अधिक सीए छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए और 4 लाख आईसीआई सदस्य को 17.6 लाख कंपनियों के वित्तीय विवरण तक पहुंचने के लिए प्रदान किया जाएगा। तो ये हर फील्ड में यानी इंडस्ट्री के फील्ड में भी हेल्प करेगा एज वेल एज जो सीए स्टूडेंट्स है उनकी एग्जाम प्रिपरेशन में भी कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा।
डन। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो किससे रिलेटेड है? स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। जेम्स एंडरसन रिटायर फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, एंड ऑफ एन ईरा फॉर इंग्लैंड। सो बेसिकली जेम्स एंडरसन जो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज थे, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। 41 वर्षीय गेंदबाज का करियर 21 वर्षों तक चला। उन्होंने सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट है उसकी घोषणा लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में की, जहां से उनका करियर शुरू हुआ था। एंडरसन का प्रस्थान इंग्लैंड क्रिकेट के लिए एक युग का अंत है। तो याद रखना है आपको, जेम्स एंडरसन रिटायर फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट एंड एंड ऑफ एन इंग्लैंड इरा। नेक्स्ट इज विंबलडन 2024 चेक कंप्लीट विनर लिस्ट। तो 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, यूएस, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन। तो अभी विंबलडन ओपन हुआ है, ये टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट लिस्ट दी हुई है। हमें 4 कैटेगरीज मेजरली याद रखनी होती हैं। तो कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर विंबलडन 2024 का खिताब जीता है। तो मेन सिंगल में किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। और अगर हम महिला श्रेणी में बात करें तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने को व्यूमेन सिंगल के अंदर ये खिताब जीता है। क्लियर? सो 21 साल की उम्र में अल्कराज ओपन युग में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही वर्ष में विंबलडन और रोलेट गैरोस में पुरुष एकल खिताब जीता है। मैच लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और कॉर्पोरेट क्लब में आयोजित किए गए थे। तो विंबलडन में मेंस में कार्लोस अल्कराज और वुमेन्स में किसने जीता है इसे? बारबोरा क्रेजिकोवा। नेक्स्ट इज स्पेन क्लिंच यूरो 2024 टाइटल विद ड्रामेटिक विक्ट्री ओवर इंग्लैंड। तो स्पेन ने बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में इंग्लैंड पर 2-1 की जीत के साथ अपना चौथा यूरोपियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। तो 4th यूरोपियन चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती है? स्पेन ने जीती है बर्लिन में। यह जीत स्पेन की स्थिति को टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल राष्ट्र के रूप में बेसिकली मजबूत करती है। यह पिछले 5 संस्करणों में उनका तीसरा यूरोपियन चैंपियनशिप खिताब है। मैच यूरो 2024 का रोमांचक फाइनल था। तो द मैच वाज अ थ्रिलिंग फाइनल टू यूरो 2024। तो स्पेन ने जीता है यूरो 2024 का टाइटल, किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो अ स्पोर्ट्स न्यूज। बेसिकली स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही ये न्यूज है। सो इंडियन चैंपियन ट्रम्प इन वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड 2024। तो भारत चैंपियनशिप ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड 2024 में जीत हासिल की। तो भारत चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस के खिलाफ वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड 2024 में 5 विकेट से यादगार जीत हासिल की है। मैच 13 जुलाई 2024 को एजबेस्टन में आयोजित किया गया था। फाइनल ने क्रिकेट की अटूट भावना इन दो क्रिकेट महाशक्तियों के बीच कड़ी स्पर्धा को प्रदर्शित किया। यह जीत इंडियन चैंपियंस टीम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। तो भारत चैंपियंस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2024 में जीत हासिल की है। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल बेसिकली इंपॉर्टेंट डे न्यूज। तो इंटरनेशनल मलाला डे 2024। तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, बेसिकली जिसे मलाला दिवस के नाम से भी जाना जाता है, मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के सम्मान में प्रतिवर्ष 12 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका बेसिकली पर्पस क्या है? लड़कियों की शिक्षा के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शिक्षा अधिकारियों के लिए एक वकालत को यह दिन मान्यता देता है। 2013 में अपने 16वें जन्मदिन पर मलाला ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक प्रभावशाली भाषण दिया जिसमें लड़कियों के लिए एक समान शिक्षा के अधिकार पर भी जोर दिया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्मदिन को मलाला दिवस घोषित किया, जिसे पहली बार 12 जुलाई 2013 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस हर साल हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 12 जुलाई को, टू प्रमोट वुमेन एजुकेशन एंड एडवोकेसी फॉर एजुकेशन राइट अराउंड द वर्ल्ड। डन। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म। तो रेत और धूल भरी आंधियों से निपटने के लिए हर साल 12 जुलाई को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म। तो ये जो दिन है इसको विश्व मौसम विज्ञान विघटन के थ्रू स्टार्ट किया गया था और पहली बार इस दिन को 12 जुलाई 2023 को मनाया गया था।
इस दिन का पर्पस क्या है? टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ एंड एनवायरमेंट चैलेंजेस पोस्ड बाय सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म। तो जो बेसिकली सैंड और डस्ट स्टॉर्म से, तूफान की वजह से जो हेल्थ इश्यूज आते हैं और जो एनवायरमेंट के लिए चैलेंजेस होते हैं, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया गया। डन। ओके, नेक्स्ट इज सेम मलाला डे 2024। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 12 जुलाई को हम कौन सा दिन मनाते हैं? मलाला यूसुफजई बर्थडे मनाते हैं, जो हम 13 जुलाई 2013 से लगातार मनाते आ रहे हैं 12 जुलाई को। इसका पर्पस है कि जो गर्ल्स एजुकेशन है उसके राइट्स के लिए, चिल्ड्रंस के एजुकेशन के राइट्स के लिए लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट डे, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको पहली बार 2014 से स्टार्ट किया गया था। अब यूथ स्किल डे की अगर हम बात करें तो इसका पर्पस क्या होगा? जो यूथ है उसको रोजगार देने के लिए स्किल करना, उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, डिसेंट वर्क, और बेसिकली जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो उद्यमिता है, उसके क्षेत्र में भी युवाओं को आगे बढ़ाना। 2024 की अगर हम थीम की बात करें तो 2024 की थीम रही है वर्ल्ड यूथ डे की, यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। सो 2024 का विषय है शांति और विकास के लिए युवा कौशल है, जो शांति को बढ़ावा देने और सतत विकास को आगे बढ़ाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर देता है। तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? 15 जुलाई 2024 को मनाया गया है और 2014 से इसे स्टार्ट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्लियर? नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज। तो अगली जो न्यूज है हमारी वो अपॉइंटमेंट और रिजाइन से रिलेटेड है। फर्स्ट व्यूमेन चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर टेक ओथ। जो लाहौर की पहली व्यूमेन चीफ जस्टिस है, उन्होंने अभी क्या लिया है? लाहौर कोर्ट के अंदर शपथ ली है और ये 11 जुलाई को अपॉइंट की गई हैं। वे अदालत की शीर्ष न्यायाधीश के पद पर मनोनीत होने वाली पहली महिला हैं। शपथ पंजाब के राज्यपाल सरदार सलीम हैदर खान ने दिलाई। पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज समारोह में उपस्थित रहीं। क्लियर? तो लाहौर की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ली। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रॉबर्ट जे रवि को न्यू सीएमडी अपॉइंट किया है बीएसएनएल का, भारत संचार निगम लिमिटेड। सो भारत सरकार ने रॉबर्ट जेराड रवि को भारत संचार निगम लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 15 जुलाई 2024 से प्रभावी है। रवि की नियुक्ति राज्य संचालित दूरसंचार ऑपरेटर के लिए एक नया अध्याय है। यह कदम दूरसंचार क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। क्लियर? तो गवर्नमेंट अपॉइंट रॉबर्ट जे रवि एज अ न्यू सीएमडी ऑफ बीएसएनएल। नेक्स्ट इज सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस न्यूज। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट फ्रॉम 20 to 24 नवंबर विल बी हेल्ड इन गोवा। तो विश्व ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट 20 से 24 नवंबर तक कहां पर आयोजित की जाएगी? गोवा में। तो भारत नवंबर में पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन गोवा में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ बेसिकली स्टार्ट किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने का वादा किया है। यह कार्यक्रम ऑडियो विजुअल और मनोरंजन उद्योग में वैश्विक नेताओं और हितधारकों को एक साथ लाने का लक्ष्य रखता है। तो समिट याद रखनी है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट कहां पर कंडक्ट होगी? गोवा में। और कब कंडक्ट की जाएगी? नवंबर में इसको कंडक्ट किया जाएगा। Next is obituary news. French gymnast and Olympic silver medalist Eric Pojade passed away. सो फ्रेंच जिम्नास्टिक है एरिक पोजाबे, जिन्होंने 2000 के जो समर ओलंपिक्स थे उन्होंने जिम्नास्टिक्स में हॉर्स इवेंट में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में सिल्वर मेडल जीता था। उनकी 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
तो पोजादे ने 1998 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित यूरोपियन चैंपियनशिप में पौमेल और टीम दोनों में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने 1994 और 1997 की विश्व कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पौमेल में भी रजत पदक जीता था। उसके साथ साथ हिज सिल्वर मेडल इन सिडनी एंडेड अ 60-year medal drought for French gymnast at Olympic. Clear? Next is IMO announced the winner of IMO Award for Exceptional Bravery at Sea 2024. So the International Maritime Organization announced the winner of 2024 IMO Award for Exceptional Bravery at Sea. So प्राप्तकर्ता कैप्टन अविलाश रावत और तेल टैंकर मार्लिन लुआंडा के चालक दल और कैप्टन जॉर्ज फर्नांडो गालाविज फेटन को टकबैक पेमेक्स माया के चालक दल हैं। भारतीय नौसेना के कैप्टन ब्रिजेश नाम्बियर और INS विशाखापट्टनम के चालक दल को तेल टैंक मार्टिन लुआंडा पर आग बुझाने के प्रयासों के लिए प्रशंसा पत्रों से सम्मान किया गया है। क्लियर? उसके साथ साथ पुरस्कार 2 सितंबर 2024 को लंदन में IMO मुख्यालय में समुद्री सुरक्षा समिति के 109वें सत्र के दौरान बेसिकली प्रदान किए जाएंगे। तो अभी IMO ने, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस कर दिया है, ये दिए कब जाएंगे? IMO के मुख्यालय में समुद्री सुरक्षा समिति की जब 109वें सत्र की बैठक होगी लंदन में, वहां पर ये दिए जाएंगे। क्लियर? Next is retired Tamil Nadu professor K. Chokalingam honored with prestigious Hen von Henting Award. तो तमिलनाडु के सेवा निवृत्त प्रोफेसर हैं के चोकलिंगम को हस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पीड़ित विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता देता है। यह सम्मान अपराध पीड़ितों के अध्ययन में भारतीय विद्वता के वैश्विक प्रभाव को रेखांकित करता है। चोकालिंगम के कार्य ने आपराधिक न्याय प्रणाली को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित भी किया है। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए हैं 13, 14 और 15 जुलाई के, जिसमें हमने कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखी हैं। देन वी हैव डिस्कस सम state news, some banking and financial news, some news related to defense, science and technology, some sports news। उसके साथ साथ हमने important days, appointment and recognition, submit and conference, obituary और award and recognition, awards and recognition से related news देखी हैं। सो अब कुछ क्विक रिवाइज करते हैं हम समरी के थ्रू कि हमने आज के सेशन में क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज देखी। इंटरनेशनल न्यूज में हमने देखा पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा की है बेसिकली, जहां पर उन्होंने न्यू अलग अलग एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। उसके साथ साथ इंटरनेशनल में हमने देखा कि बांग्लादेश नई कंट्री बन गई है 5th नंबर की, जिसने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को अभी ज्वाइन किया है। और हमने एक यूएन की रिपोर्ट देखी थी जिसमें यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि भारत 2060 तक लगभग 1.7 अरब पॉपुलेशन पर पहुंच जाएगा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद दशक के बाद भारत की जनसंख्या में कमी देखी जाएगी, जो लगभग 12% होगी। तो ये हमने इंटरनेशनल न्यूज कवर करी थी। देन हमने कुछ नेशनल न्यूज देखी थी, जिसमें हमने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम देखी थी, जिसको किसने स्टार्ट किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जिसमें मैरिड और अनमैरिड महिलाओं को कितना अमाउंट दिया जाएगा? 1500 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। नेक्स्ट, नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें भारत ने सुधार किया है। उसके साथ साथ एग्री स्टार्टअप और ग्रामीण उद्योगों के लिए जो सरकार है उसने एग्री श्योर लॉन्च किया है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं उनकी पावर को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार ने उन्हें बढ़ाया है। दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रामायणा टेम्पल का फेज 2 स्टार्ट हो गया है बनना, कहां पर? बिहार में। ईस्ट इंडिया फर्स्ट डिसेबल वर्सिटी इन रांची, झारखंड। तो पूर्व भारत का पहला विकलांग विश्वविद्यालय कहां पर लॉन्च किया जाएगा? झारखंड, रांची में। उसके साथ साथ हमने देखा था कि सीएम आदित्यनाथ जी ने यूपी के लखनऊ में आम महोत्सव का उद्घाटन किया या मैंगो फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया। क्लियर? उसके साथ साथ INS टावर मुंबई में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संविधान को बढ़ाने के लिए, संविधान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमारा संविधान हमारा सम्मान स्कीम लॉन्च की गई। उसके साथ साथ जो
त्रिपुरा के सीएम हैं मानिक शाह, उन्होंने खर्ची पूजा सेलिब्रेट की अगरतला में। तो खर्ची पूजा कहाँ पर मनाई जाती है, कहाँ का फेस्टिवल है? तो ये त्रिपुरा का है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर ने इतिहास रच दिया है, पहली बार बिहार की कोई सब इंस्पेक्टर ट्रांसजेंडर बनी है। देन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज, आरईसी लिमिटेड सिक्योर ग्रीन लोन। उसके साथ साथ हमने देखा कि एनआईपीएल और क्यूएनबी ने एक पैक्ट साइन किया है ताकि कतर में जो भारतीय हैं वो भी क्यूआर बेस्ड यूपीआई का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकें। एलआरएस नॉर्म्स देखे जो आरबीआई ने क्या किए हैं, एक्सपेंड किए हैं। और पंजाब नेशनल बैंक ने सील के साथ एक समझौता किया है, वो हमने देखा। ग्रेनको ग्रुप को नाफेड की मंजूरी मिल गई है। उसके साथ साथ अरुण बंसल को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक बाय आरबीआई। तो आरबीआई ने अरुण बंसल को पेटीएम पेमेंट बैंक का न्यू एमडी सीईओ अपॉइंट किया है। क्लियर? तो ये बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड कुछ न्यूज थी जो हमने क्या की, डिस्कस की। ओके, नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। तो डीआरडीओ ने 7 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उसके साथ साथ हमने आईसीएआई और मैत्री ने एआई ऑडिट टूल पर सहयोग जब जताया है, बेसिकली जिसके थ्रू जो ऑडिट करना है या बच्चे जो सीए की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट स्पोर्ट्स में हमने देखा जेम्स एंडरसन ने अभी रिटायरमेंट ले लिया टेस्ट क्रिकेट से, जो कहाँ के प्लेयर हैं, इंग्लैंड के प्लेयर हैं। विंबलडन 2024 के हमने मेन सिंगल और वुमेन सिंगल के रिजल्ट देखे। स्पेन विन यूरो 2024, स्पेन ने यूरो 2024 जीता है। और उसके साथ साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2024 में भारत चैंपियनशिप ने जीत दर्ज कराई है। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेज से देखा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस जो 12 जुलाई को सेलिब्रेट कराया जाता है, बेसिकली वुमेन्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद रेत और धूल भरी आंधियों से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 12 जुलाई को। वर्ल्ड यूथ स्किल डे हमने देखा। उसके साथ साथ अपॉइंटमेंट से हमने देखा रॉबर्ट जे रवि बीएसएनएल के नए एमडी सीईओ नियुक्त किए गए हैं। सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसेस से हमने देखा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट कहां पर कंडक्ट की गई है, बेसिकली पहली बार भारत में कंडक्ट की गई है। लास्ट हमने ऑब्चुरी से देखा कि फ्रांसिस जिमनेस्ट थे जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक ने, अभी उनकी डेथ हो गई है। और अवार्ड्स में आईएमओ अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी 2024। और उसके साथ साथ के चोंगलिंगम को हॉन वॉन हेंस्टिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्लियर? तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज जो हमने डिस्कस की हैं। हमने 3 दिन का करंट अफेयर्स डिस्कस किया आज की क्लास में, 13, 14 एंड 15 जुलाई का। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।